हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? अच्छे हैं? चलो भैया, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ें, फ्यूचर को सिक्योर करें। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स एंड सम क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस. टुडे I discuss about angle of friction and angle of repose. At first, we discuss about angle of friction. What is angle of friction? Here, a block of mass m placed on a rough horizontal surface. Then, the weight mg acting downward and normal acting upward. When a force is applied on block, then frictional force acting limiting friction in this direction, opposite direction लगता है बेटा, and the resultant of Fl and N ये एफ एल और एन का रिजल्टेंट है बेटा. एंड हियर ये एंगल मेड बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ एल और एफ एस भी लिख सकते हैं बेटा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एल डिनोट कर रहे हैं आपके सामने. एक सिचुएशन ये होता है बेटा. दूसरा सिचुएशन पहले तो यहाँ लिख लिया, डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन resultant of frictional force or limiting friction and normal force is called angle of friction. Here, if this angle is theta, then we write down tan theta is equal to FL upon N. FS upon N भी लोग लिखते हैं बेटा, लेकिन आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में लिखेंगे तो बेहतर होगा. The value of FL is write down here mu s N. Here N is cancel out. Therefore, we write down tan theta is equal to mu s और mu. ये थीटा एस आप कर सकते बेटा. इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन tan ऑफ थीटा के इज इक्वल टू इट इज रिटेन एज म्यू के. दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो कहते हैं कि व्हेन ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए रफ सरफेस एंड ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देखो बेटा, नॉर्मल फोर्स है और ये एफ एल और एन का रिजल्टेंट आर है. आर और एन के बीच में जो एंगल बनता है बेटा, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके सामने है. इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट, अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं बेटा, देखें हियर आर इज इक्वल टू रूट ओवर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. रूट ओवर वैल्यू कितनी होगी बेटा? एन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर और एफ एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप.
एफएल लिमिटिंग फ्रिक्शन का आर्डर होता है बेटा, लेकिन आप एफएस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स हियर आर इक्वल टू रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर। इफ वी अगर एन को आप बाहर लेते हैं बेटा, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, ये एन रूट ओवर हाउ मच 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो गई। तो अब अगर कंडीशन आपको दी गई है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स किस आर्डर में आएगा, तो ये वैल्यू आपकी है बेटा। अब एन को अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर mg लिखते हैं तो विच इम्प्लाइज एज आर इक्वल टू mg रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देयरफॉर इसका मतलब क्या बेटा, ये रिजल्टेंट फोर्स, अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ये रिजल्टेंट नहीं होगा, उस समय रिजल्टेंट नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल आर ग्रेटर देन mg एंड लेस देन और इक्वल टू mg रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। ये आपकी वैल्यू होगी, mg की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स, एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू mg रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये तो बेटा हमारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट फोर्स। तो जब भी आपसे कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स बाय सरफेस ऑन ब्लॉक, तो यही आर निकालेंगे बेटा, रिजल्टेंट फोर्स बाय सरफेस ऑन ब्लॉक। तो ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ओके बेटा। अब अगेन हियर वी डिस्कस एंगल ऑफ रिपोज एंड देन सम क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस। एंगल ऑफ रिपोज बेटा, कोई डाउट हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं दिक्कत हो आप सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करें। एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? जैसे आप देखते हो अब तो सेल्फी का ज़माना आ गया भैया। पहले फोटोग्राफर्स जो होते थे फ़ोटो लेते थे लोगों का, तो लोग कहते थे ये पोज ठीक नहीं है, दूसरे पोज में जाइए। तो दूसरे पोज में जाने का मतलब क्या हो गया? रिपोज। कभी हाथ ऐसे करके खिंचाइए, कभी ऐसे करके खिंचाइए, होता था ना। तो ये रिपोज की कंडीशन, यही रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है आप यहाँ देख लें। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब क्वेश्चन जो होगा उस पर आपको हम देखते हैं कितना आप लोग करते हैं। देखें, व्हेन एनी सरफेस इंक्लाइंड एंड एनी एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। जैसे देखो बेटा, आपने कहा ये ब्लॉक m मास का है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। आप बोलते हैं mg डाउनवर्ड है और इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। इफ वी कंसीडर इस सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल है, बट हियर इस सरफेस विच मेक्स एन एंगल फाई विथ हॉरिजॉन्टल। अब हमारा बेटा सरफेस ये हो गया, ये हमारा सरफेस है। अब अगर ये सरफेस आपका है तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। बोलते हैं बेटा कि व्हेन ए सरफेस makes an angle with horizontal then this angle is known as angle of repose। यही एंगल ऑफ रिपोज है। जैसे पता चलता आप ऐसे हॉरिजॉन्टल खड़े हैं, अगर आप ऐसे बेंड होते हैं बेटा तो आपकी इस पोजीशन से जितने एंगल से आप बेंड होंगे उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। पीछे जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाइए आप, तो वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो हियर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस is inclined with an angle phi with horizontal, then
दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज बेटा। अब इसकी कंडीशन क्या होती है देखिए आप, हियर ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस, देन इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, आपने पढ़ा इसका वेट डाउनवर्ड होगा, एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो ना सरफेस हमारा ये है तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, क्लियर हुआ। एंड हियर दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 5, पीछे भी हमने आपको बताया था बेटा कि एनी टू लाइन्स आर एट एन एंगल देन वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बोथ लाइन, दीज परपेंडिकुलर्स मीट एनीवेयर दे फॉर्म सेम एंगल। अब देखें ये जो mg की लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है और जो नॉर्मल की लाइन है सरफेस पर परपेंडिकुलर है, और ये इस पॉइंट पर अगर मिल रहे हैं बेटा तो इनके बीच का एंगल फाई होगा। अब पीछे हमने बताया था कि इस वेट का कंपोनेंट करेंगे आप, कंपोनेंट फोर्स क्या होगा बेटा, इधर क्या आएगा mg cos फाई और इधर क्या आएगा mg sin फाई। हियर नॉर्मल ऑफ सरफेस बैलेंस mg cos फाई, बट mg sin फाई ट्राई टू मूव ब्लॉक डाउनवर्ड। ये चाहेगा बेटा कि ब्लॉक किधर जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए। देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, देखो बेटा जब mg sin फाई को नीचे ले जाना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इसकी जो सिचुएशंस हैं देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज व्हेन ब्लॉक इज इन रेस्ट, कहते बेटा कि अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, तो सिचुएशन क्या होगा, हियर n इजकल टू mg cos फाई एंड fs और fl भी लिख सकते हैं आप mg sin फाई। दिस इज इक्वेशन 1, आप यहां लिख सकते हैं, बट fs इजकल टू म्यू s n और म्यू n, देयरफॉर आप इसको डिवाइड कर दे बेटा, म्यू एस एन इजकल टू mg sin फाई, इक्वेशन सेकेंड हो गया। देखिए हियर नॉर्मल बैलेंस mg cos फाई एंड fs बैलेंस mg sin फाई, बट fs इजकल टू म्यू एस एन होगा बेटा, fs की वैल्यू आप रखेंगे तो म्यू एस एन इजकल टू mg sin फाई होगा, क्लियर। अब आप लिखेंगे बेटा हियर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को अगर आप फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, म्यू एस एन अपान इधर एन हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा बेटा mg sin फाई अपान mg cos फाई। हियर mg कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, which implies as mu s इजकल टू tan फाई। देख लें आप म्यू एस tan फाई के इक्वल है। अगर हम इसको इक्वेशन 3 दे दें, अभी आपने पढ़ा है बट tan थीटा इजकल टू म्यू एस, अभी आपने पढ़ा है। अब ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि यहाँ थीटा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो अभी इसके पहले हमने बताया आपको, और फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ बोथ एंगल इज इक्वल, देखिए बेटा यहाँ म्यू एस टेन थीटा के इक्वल है, यहाँ म्यू एस टेन फाई के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ टेन थीटा इजकल टू टेन फाइव विच इम्प्लाइज एज थीटा इजकल टू फाइव। तो कहते हैं व्हेन ब्लॉक इज इन रेस्ट ऑन इंक्लाइंड सरफेस, देखो बेटा एंगल ऑफ रिपोज के बाद
ये तो आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेकिन ये जो इंक्लाइन ये सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस, और इसको फाई को दूसरे वर्ड में बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हियर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। अगर इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ब्लॉक रेस्ट में है तो उसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होंगे। क्लियर हुआ बेटा? एनी डाउट? आप देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा बेटा हो गया एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है व्हेन ब्लॉक इज इन रेस्ट ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ब्लॉक अगर इंक्लाइंड सरफेस पर रेस्ट में है तो बेटा ये इक्वल होंगे। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ओके बेटा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन करेगा या अपवर्ड मोशन करेगा। दो कंडीशन इसकी और है बेटा। तो पहला तो आपने लिखा व्हेन ब्लॉक इज इन रेस्ट, ये सारे आर्डर हो गए। अगर क्लियर हो गया तो आप इसको नोट्स कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन वी डिस्कस अबाउट व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड। तो बेटा सेकेंड कंडीशन हम लिख रहे हैं आपको कि व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड, व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड, ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। तो देखें ये ब्लॉक जब रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। देन ब्लॉक इज एक्सिलरेटेड इफ एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ए डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन सेम कंडीशन। भैया फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पीछे भी आपको बताया गया मोशन के अपोजिट होता है बेटा। तो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपवर्ड होगा। इन दिस सिचुएशन हियर आल्सो नॉर्मल बैलेंस एम जी कॉस फाई। ये नॉर्मल जो है बेटा एम जी कॉस फाई को ही बैलेंस करेगा। एंड हियर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बेटा नेट फोर्स हमेशा एम ए होता है, इस बात को याद रखिए। कभी भी कहीं नेट फोर्स आपसे पूछा जाए, रिजल्टेंट नहीं, नेट, रिजल्टेंट तो अलग हो सकता है लेकिन नेट फोर्स ब्लॉक का हमेशा एम ए होता है। तो हियर एम ए इक्वल टू मोशन बेटा डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब एम जी साइन फाई जो है एफ एस से ग्रेटर होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? एम जी साइन फाई माइनस एफ एस, और एम ए इक्वल टू एम जी साइन फाई माइनस म्यू एस एन। क्लियर? आपने बेटा पीछे पढ़ा है कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन या एफ एल। हियर एम ए इक्वल टू एम जी साइन फाई माइनस what is value of n? Here value of n is mg cos phi. Since we write down here mg cos phi, और इसको दिखाना बेटा तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने n की वैल्यू लिख दिया बेटा mg cos phi. Here we take common which implies as m is equal to एम जी कॉमन होगा बेटा साइन फाई माइनस म्यू एस कॉस फाई। हियर एम इज कैंसिल आउट विच इम्प्लाइज एज ए इक्वल टू जी साइन फाई माइनस म्यू एस कॉस फाई। दिस इज एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक इज गिवन बाई A इक्वल टू जी साइन फाई माइनस म्यू एस कॉस फाई। तो ये बेटा आपका एक्सेलरेशन है इन विच कंडीशन? व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ बेटा?
एनी डाउट? सिंपल है, जिधर ये मोशन करेगा उस साइड का फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप राइट डाउन करें। क्लियर हो गया? नहीं? अच्छा ठीक। तो ये कंडीशन है बेटा आपका। इन्होंने बताया कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन ब्लॉक का क्या होगा। आप लोग नोट्स कर लीजिए। थर्ड कंडीशन हम इसी में करेक्ट करेंगे बेटा। उसमें देखें सिंपली होगा क्या, बहुत चेंजिंग नहीं होना है। लेकिन आप ये फिगर फर्स्ट टू कंडीशन के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग ब्लॉक को अपवर्ड मोशन कराएंगे फ्रिक्शनल फोर्स आपका डाउनवर्ड हो जाएगा, तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बेटा। तो आप लिखेंगे व्हेन ब्लॉक मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड। अगर ब्लॉक बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो देखें, जब भी ये जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बट हियर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स चेंज। देखें, जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड था उसको बेटा आप कहाँ दिखा देंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो होगा यहाँ पर एफ डाउनवर्ड लगेगा बेटा। ब्लॉक अगर अपवर्ड जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड होगा, बाकी ये सारे ऑर्डर एज सेम रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई चेंजिंग नहीं होगी। सिंस वी राइट डाउन हियर एन बैलेंस एम जी cos phi and net force on block M A is equal to how much? mg sin phi plus fs because both acting in same direction। तो वनली बेटा यहाँ पर आप लोग अगर नोट्स कर लिए हैं तो देखिए अब हम साइन चेंज करेंगे बेटा। mg साइन प्लस fs हो जाएगा, ये भी आर्डर प्लस होगा, ये भी आर्डर प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। क्लियर हुआ? बोलें आप लोग? तो बस याद रखेंगे बेटा, जब डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन तो जी इन ब्रैकेट साइन फाई माइनस म्यूएस कास फाई होगा, और जब ब्लॉक अपवर्ड हो जाएगा बेटा तो जो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। बस सिंपल आप इस रिलेशंस को याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, कभी किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो प्लीज़ कम से कम बेटा इसको लर्न करें, निकालने का तरीका सीखें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, मोशन किधर हो रहा है सब मेंशन करें। इसके बाद देखें अपने आप इजी हो जाएगा। अब जैसे हम लोग कहते हैं बेटा, अगर सरफेस जो इंक्लाइंड है, ये सरफेस आपका रफ है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो हम लोग लिए हैं इसमें म्यू लिए हैं, लेकिन अगर ये इंक्लाइंड सरफेस स्मूथ हो जाए, मतलब इसके लिए म्यू बराबर क्या हो जाए? 0। अगर ये एंगल फाई ही है तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा, अगर म्यू 0 हो गया तो फॉर अप और डाउनवर्ड मोशन ए इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ म्यू यस की वैल्यू जब 0 करेंगे तो जी साइन फाई हो जाएगा, या डाउनवर्ड में भी यहाँ माइनस था। तो इस केस में आप याद रखेंगे, जब भी इंक्लाइंड सरफेस स्मूथ है तो कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी जब मोशन करती है आइदर अप और डाउनवर्ड, देन इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन एज जी साइन फाई। ये जी साइन फाई के इक्वल बेटा इसका एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? तो देखिए ये तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज रहा बेटा। इसको आप सीरियसली एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटा। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड राइट डाउन कमेंट्स क्लियरली। कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें बेटा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज होगा, और कंपटीशन हो या बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो
उसमें आपको सफल होने के चांस 100% रहेंगे। कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। इसलिए बेटा प्लीज़ स्टडी डेली, डेली पढ़िए आप, टाइम मत रखिए, रोज़ पढ़ें और डेली जब पढ़ेंगे बेटा तो रिजल्ट आएगा। इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन।